गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। पहला था सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा था एन से सिग्मा स्टार, तीसरा था पाई से पाई स्टार और चौथा था एन से पाई स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, तो इस ट्रांजिशंस को करवाने के लिए अपने को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात अगर अपन एनर्जी गैप की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी गैप होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार के अंदर ट्रांजिशन, अर्थात एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी गैप भी काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो अगर अपन ऊर्जा अवशोषण उत्सर्जन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो ट्रांजिशंस का सीरीज देखते हैं तो क्या होता है, बढ़ता क्रम देखें तो एन से सिग्मा स्टार, ठीक है, मतलब सबसे कम एनर्जी किसमें आवश्यकता होती है, एन से सिग्मा पाई नहीं सॉरी एम से पाई स्टार ट्रांजिशन में। ठीक है, तो अगर अपन इसका क्रम देखें तो क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, उसके बाद में आएगा सिग्मा से नहीं एन से सिग्मा स्टार, उसके पश्चात आता है पाई से पाई स्टार और इसके बाद में आएगा एन से पाई स्टार के अंदर ट्रांजिशन। ये इसका क्या है, ऊर्जा अवशोषण का सीरीज है या फिर ऑर्डर है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोफोर एवं ऑक्जोक्रोम की धारणा, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा ग्रुप है जो कि ऑक्जोक्रोम का काम करेंगे, कौन से हैं जो कि क्रोमोफोर का काम करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करें इसको। पहला है अपना वर्ण, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में वर्णमूलक या फिर क्रोमोफोर। क्रोमोफोर वे असंतृप्त समूह होते हैं जिनके कारण यौगिक रंगीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के समूह पराबैंगनी और दर्शक क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। ठीक है, क्रोमोफोर कोई भी जो अनसंतृप्त समूह हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाले, ठीक है, जिनके कारण इस समूह की उपस्थिति के कारण कोई भी यौगिक होगा वो क्या कलर्ड होगा, ठीक है, रंगीन दिखाई देगा। इस प्रकार के समूह पराबैंगनी समूह और दर्शक क्षेत्र से क्या अवशोषण करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन शिथिलता से बंधे रहते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या लूजली बॉन्डेड होते हैं, इनकी ऊर्जा स्तरों में अंतर क्या होता है, कम होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के लिए पराबैंगनी और यूवी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जाएं उच्चतम ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, इसी कारणवश ये यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं और इन क्रियात्मक समूह को अपन क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। यदि यौगिक में क्रोमोफोर के एकांतर क्रम में कोई दूसरा असंतृप्त या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला समूह उपस्थित होता है तो इस संयुग्मन के कारण यौगिक का रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। ठीक है, अगर किसी यौगिक के अंदर एक से ज़्यादा असंतृप्त यौगिक मौजूद है या फिर एक से ज़्यादा एकांकी इलेक्ट्रॉन लोन पे रखने वाले यौगिक मौजूद होते हैं तो क्रोमोफोर का अधिक संख्या में मौजूद होने की वजह से क्या होगा, वो रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। ठीक है, डार्क कलर का हो जाता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी एन है, सी एस है, एन टू है, एन ओ है, सी एन है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, और NO2 है। ये सारे ग्रुप क्या क्रोमोफोर की तरह कार्य करते हैं, जैसे COH है, CONH2 है, इत्यादि ये ग्रुप हैं, वो क्रोमोफोर की तरह कार्य करेंगे। जिन समूह में केवल पाई बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्ड उपस्थित होता है वे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस प्रदर्शित करते हैं, और जिन यौगिकों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या ऊपर वाले उपस्थित होते हैं ज़्यादा, ठीक है, वो क्या करेंगे, पाई से पाई स्टार संक्रमण के साथ साथ एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस भी दर्शाते हैं। यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जिसम होगा वहाँ पर पाई से स्टार से पाई के साथ साथ में एन से पाई स्टार संक्रमण भी दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्जोक्रोम। ऑक्जोक्रोम के साथ मिलकर ये समूह अवशोषण बैंड की स्थिति और तीव्रता दोनों में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जो ऑक्जोक्रोम होते हैं वर्णवर्धक होते हैं, वो क्या करेंगे, क्रोमोफोर के साथ मिलकर ये क्या करेंगे, जो अवशोषण बैंड की स्थिति होगी और उसकी तीव्रता होगी उसमें परिवर्तन कर देंगे। अर्थात ये क्या होते हैं, इनहेंसिंग ग्रुप होते हैं। ये समूह संतृप्त होते हैं लेकिन इनके पास क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये
क्या होते हैं, क्रोमोफोर द्वारा अवशोषित तरंगदैर्ध्य और तीव्रता में क्या कर देती हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, अर्थात अगर अपन देखें कोई कलर अगर क्रोमोफोर के कारण आ रहा है, ठीक है, और इसके पास ऑक्सोक्रोम ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या करेगा, क्रोमोफोर की तीव्रता को बढ़ा देगा। ठीक है, तीव्रता में वृद्धि करने से क्या होगा, वो कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है। जैसे कि कुछ समूह की बात करें, जैसे कि C6H5NO2 है, जो पैरानाइट्रोएनिल है, वो क्या होता है, 381 नैनोमीटर पर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करता है। ठीक है, अब इन समूहों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, OH है, SH है, NH2 है, OCH3 है, NR2 है, NHR है, F है, Cl है, Br है, OR है, SR है, O है। ये सारे के सारे किसके, ऑक्सोक्रोम के उदाहरण हैं। ये समूह केवल क्या करते हैं, n इलेक्ट्रॉन के संक्रमण दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब इनैंसी ग्रुप का कार्य करते हैं। ठीक है, ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति के कारण क्या होगा, क्रोमोफोर की जो तीव्रता और तरंगदैर्ध्य का मान है उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है अपना, अगर जैसे उदाहरण के अगर इसमें समझे, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, अगर नाइट्रोबेंजीन 268 नैनोमीटर पे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। अगर नाइट्रोबेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, जो कि क्या है, एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप है NH2, अगर NH2 ग्रुप जोड़ दे तो क्या होगा, ये फिर बाद में 381 अर्थात 381 लैम्डा मैक्स पे क्या करता है, अवशोषण करता है। इस प्रकार बेंजीन को लैम्डा मैक्स 254 म्यू है, जबकि एनिलीन की कितनी है, 280 म्यू होती है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। पहला है इसके अंदर वर्णोत्कर्षी प्रतिस्थापन, जिसे अपन बेथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं, कि किसी इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापी जैसे OH है, CH3 है, NH2 है, यह विलय के कारण अवशोषण बैंड दीर्घ तरंगदैर्ध्य विस्थापित हो जाती हैं, अतः लैम्डा मैक्स के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब जैसे कुछ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो इन कंपाउंड की वजह से क्या होगा, जो अवशोषण बैंड होगा वो क्या होगा, लार्ज लेमडा मैक्स की तरफ क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लेमडा मैक्स की वैल्यू में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ज़्यादा लेमडा मैक्स की वैल्यू वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण। जैसे OH इसका उदाहरण है, CH3 और NH2 है। इस प्रकार के प्रतिस्थापन को अपन बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अवशोषण बैंड के तरंगदैर्ध्य में वृद्धि के कारण प्रतिस्थापन दर से क्षेत्र के लाल रंग की ओर होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो अवशोषण बैंड के तरंगदैर्ध्य में बेथोक्रोमिक शिफ्ट की वजह से जो वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि किस क्षेत्र में होती है, लाल रंग की ओर होती है। ठीक है, अगर अपन विजिबल देखें, विबजियोर के अंदर देखें, तो ये शिफ्ट किसकी तरफ होती है, लाल रंग की तरफ ज़्यादा वृद्धि करते हैं। इसकी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण की अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे बेंजीन है C6H6, वो 254 नैनोमीटर पे क्या है, उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, 254 से कितनी हो गई, 261 नैनोमीटर। तो संयुग्मन के कारण भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होती है। जैसे अपन संयुग जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो अगर इसमें संयुग्मन होगा, तो पहले वाले के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अगर अपन बात करें तो 163 नैनोमीटर की लैम्डा व्यक्त है। बाद में क्या कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, डबल बॉन्ड इंक्रीज हुए तो कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा। तो डबल बॉन्डों के द्विबंधों के कॉन्जुगेशन के कारण भी क्या लैम्डा मैक्स की वृद्धि होती है, ये अपन ने पिछले कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पढ़ा था। तो 163 नैनोमीटर से कितनी हो गई, 217 नैनोमीटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ठीक है, पहली थी बेथोक्रोमिक, दूसरी है हिप्सोक्रोमिक। किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनग्राही समूह जैसे एसिटिल CH3CO या फिर विलायक की उपस्थिति के कारण उसके अवशोषण बैंड निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर तो क्या था, जो अवशोषण बैंड था, एब्जॉर्प्शन जो बैंड था, वो क्या उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा था। ठीक है, लेकिन हिप्सोक्रोमिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो तरंगदैर्ध्य क्या कम हो जाएगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, अवशोषण बैंड क्या होगा, निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है।
यह प्रतिस्थापन क्या दर से क्षेत्र के नीले रंग की ओर होने के कारण नीला विस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट था वो लाल रंग की ओर अर्थात ज़्यादा तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तरंगदैर्ध्य की वैल्यू बढ़ रही थी तो उसे अपन क्या कह रहे थे, रेड शिफ्ट कह रहे थे। लेकिन जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है उसके अंदर क्या होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती है अर्थात अवशोषण बैंड जो है निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है और ब्लू कलर की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कम होती है तो निम्न तरंगदैर्ध्य के विस्थापन होगा अर्थात ब्लू कलर की ओर विस्थापन होता है, जिसकी वजह से हिप्सोक्रोमिक जो शिफ्ट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। यदि यौगिक के संयुग्मन के मध्य CH2 समूह को लगाया जाए, ठीक है, तो संयुग्मन नष्ट हो जाएगा। इस कारणवश लैम्डा मैक्स का मान भी क्या हो जाता है, निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अब जिन कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है, अगर उनके बीच में अगर अपन एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें जो कि क्या है, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप की तरह फंक्शंस करेगा अर्थात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट करवाएगा, तो उस कंडीशन में कॉन्जुगेशन के कारण तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन CH2 ग्रुप आ जाने की वजह से वो क्या होता है, ब्लू शिफ्ट की ओर विस्थापित हो जाता है अर्थात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की ओर विस्थापित होना शुरू हो जाता है। इस कारणवश लैम्डा मैक्स का मान क्या हो जाता है, निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है और इस बैंड का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। और विल प्रतिस्थापन ये विलायक और ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें एनिलीन है, ठीक है, ये उदासीन विलायक के अंदर तो 230 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है, लेकिन अगर अपन इसके अंदर एसिडिक सॉल्वेंट काम में लें, ठीक है, एनिलीन के अंदर, तो क्या हो जाता है, इसकी लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाती है, 2 से 3 नैनोमीटर पर ही ये एब्जॉर्प्शन करना शुरू हो जाता है। अब है कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन और बेथोक्रमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का अगर अपन ग्राफ देखें ई और लैम्डा के बीच में, तो इस प्रकार के ग्राफ मिलते हैं कि देखिए कि जो डार्क लाइन है, पहले अगर बेथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर देखते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज कर देता है, तो डार्क लाइन तो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब जैसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट होती है तो ये डॉट डॉट वाली लाइनें क्या है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट को दर्शा रही हैं। ठीक है, अर्थात लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दूसरी कंडीशन दे रखी है हिप्सोक्रोमिक की, हिप्सोक्रोमिक के अंदर क्या होता है कि जो लैम्डा है मैक्स की वैल्यू वो डिक्रीज होती है, तो डार्क लाइन वाला तो बता रहा है नॉर्मल कर्व है। अब जो डॉट डॉट लाइन वाला लाइन है अर्थात लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हिप्सोक्रोमिक के प्रभाव को दर्शा रही है। इन चित्रों से स्पष्ट है कि दोनों प्रतिस्थापन अधिकतम अवशोषण की तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्स की स्थिति से संबंधित होते हैं। इसके आगे की जो शिफ्ट्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन हिप्सोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।